टू मिड जी वाईफाई कक्षा। मैं संदीप आज आपके साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर के पार्ट 2 के साथ आया हूँ। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है उसका क्या रोल है। मैंने उसका कुछ बेसिक डिस्कस किया था। आप उस वीडियो को देखिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, ये जो क्लास है ये ओरिएंटेड है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एग्जाम ETC एंड AO के लिए। तो हम इसका फिजिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट वी डिस्कस फर्दर अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग एटम को डिस्कस कर रहे थे। मैं एक रिकॉल करा देता हूं, हम एटम को डिस्कस कर रहे थे। एटम के डिस्कशन में मैंने आपको बताया था कि एटम का जब भी डिस्कशन होगा तो उसकी थ्योरी का डिस्कशन होगा। उसकी थ्योरी कौन कौन सी थी, किस किसने थ्योरी दी थी, ये चीज मैंने आपको बता दी थी, बट मैं शॉर्ट में बताता हूँ। डाल्टन जी ने कहा था कि आपका एटम जो होता है वो आपका टिनी पार्टिकल्स होता है, उससे काटा नहीं जा सकता, उसे विभाजित नहीं कर सकते, एटम को फर्दर कट नहीं कर सकते हैं। देन थॉमसन जी के मॉडल के अकॉर्डिंग एटम जो है एक स्फीयर होता है, उस स्फीयर में पॉजिटिव आपका सब में होता है और नेगेटिव जो होता है एम्बेडेड होता है, उस नेगेटिव को ही हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये थॉमसन जी ने कहा था। देन फर्दर इसके बाद आया रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल में क्या था कि आपका एक न्यूक्लियस है, उन्होंने एक गोल्ड की फिल्म लेके उस पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने अपना रिजल्ट ये दिया कि आपका एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिवॉल्व होता है। बट रदरफोर्ड ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि उसकी स्टेशनरी जो पोजीशन है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो उनका वो मॉडल वहां पे फेल हो गया। देन आफ्टर दिस बोहर मॉडल आया था। बोहर मॉडल एक सक्सेसफुल मॉडल है जो अभी भी चल रहा है। तो बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन एक आपका स्टेशनरी पोजीशन जो है उसकी बट सर्कुलर मोशन में मूव करता है स्टेशनरी ऑर्बिट में, ठीक है, वहां उसकी एनर्जी लूज नहीं होती है। और बोहर मॉडल के 3 स्टेटमेंट थे। पहला स्टेटमेंट ये था कि आपका जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है। न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन होता है जो कि हैवी होता है और सेंटर पे होता है, किसके, एटम के सेंटर पे। देन सेकंड स्टेटमेंट था कि जो ये मूव होता है इलेक्ट्रॉन, इसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो h/2π के मल्टीपल में होता है। देन थर्ड उनका स्टेटमेंट था कि जब भी इलेक्ट्रॉन अपनी किसी ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में मूव करेगा तो फोटॉन के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करेगा और उसको हम निकाल सकते थे E upper - E lower = hν के फॉर्मूले से। इन चीजों को हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, तो मैंने एक छोटा सा बहुत जल्दी से मैंने आपको बता दिया। फिर भी आप उस वीडियो को देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ फॉर्मूले बोहर मॉडल को लेके। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज क्या है, ज्यादा है। पॉसिबिलिटीज क्या है, क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। तो एटम की जब डिस्कशन में हम डिस्कस कर रहे थे किसको, बोहर जी के मॉडल को। बोहर मॉडल्स को हम डिस्कस कर रहे थे। इस बोहर मॉडल में मैंने आपको बताया था 3 स्टेटमेंट बताए थे। तीनों स्टेटमेंट क्या क्या थे? पहला स्टेटमेंट तो भाई इसका ये था कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी न्यूक्लियस के सराउंडिंग सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा। ये जो सर्कुलर ऑर्बिट होगी इसमें इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो आपका एनर्जी को लूज नहीं करेगा। एनर्जी क्या रहेगी, स्टेशनरी रहेगी। कहने का मतलब ये है जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, जो इसकी एनर्जी है इस पॉइंट पे, वही एनर्जी इस पॉइंट पे रहेगी, वही इस पॉइंट पे रहेगी, ये रहेगी, ये रहेगी, ये रहेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर मोशन में मूवमेंट ले रहा है इस पूरे पाथ पे, इसके रूट लोकस पे मींस पाथ पे, इलेक्ट्रॉन का जो सर्कुलर पाथ है वो फिक्स एनर्जी लेवल का पाथ रहेगा। इस पूरे लेवल पे एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, जो कि आपकी लूज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसको इक्वल करने के लिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और एक आपका कूलम्ब फोर्स लगेगा। ये दोनों आपको इक्वल हो जाएंगे जिसकी वजह से इसकी एनर्जी क्या होगी, लूज नहीं होगी। तो पहली बात तो ये थी। सेकंड स्टेटमेंट क्या था बोहर मॉडल जी का, कि सेकंड स्टेटमेंट ये था कि जो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, mv/r, जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा h/2π के मल्टीपल में। mvr =
NH अपॉन 2 पाई, इसके मल्टीपल में होगा। ये क्या था, सेकेंड स्टेटमेंट था। थर्ड स्टेटमेंट था जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में मूव करेगा, जंप करेगा, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करेगा, तो एनर्जी को रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। और फोटोन क्या होते हैं, लाइट के पैकेट होते हैं। तो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन एनर्जी रिलीज करेगा। उस एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसे हम कैलकुलेट करेंगे ई अपर माइनस का ई लोअर। अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप किया तो इक्वल टू एच म्यू। म्यू क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, और म्यू की जगह हम एच सी ओवर लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। तो आज की क्लास में हम कुछ फॉर्मुलों का डिस्कशन करेंगे। ये तो दो बेसिक फॉर्मुले हो गए, इनसे क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी हो जाती है, बट इससे भी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ फॉर्मुले हैं जो क्वेश्चंस देते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं, फॉर्मुले की फॉर्म में भी क्वेश्चन देते हैं और न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी क्वेश्चन देते हैं। तो उन फॉर्मुलों को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जो ये बोहर मॉडल है ये एक सक्सेसफुल मॉडल है। इसमें कुछ हाँ एक्सेप्शंस हैं, कुछ जगह ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया एटम के बारे में, एटम के बिहेवियर को, तो वहां पे ये मॉडल आपका थोड़ा सा फेल हुआ। बट उस तब तक ये मॉडल क्या था, आपका एक सफिशिएंट अमाउंट की इंफॉर्मेशन देता है एटम के नेचर के बारे में। फ्रेंड्स, ये अपने लिए फॉर्मूला हो गया, mvr इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई एंड E इक्वल टू E अपर माइनस E लोअर इक्वल टू H म्यू इक्वल टू H C ओवर लैम्डा। म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, C क्या है, लाइट वेलोसिटी, एंड लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। ठीक है, म्यू इक्वल टू C बाई लैम्डा होता है। H क्या था, प्लैंक्स कांस्टेंट था। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है H की वैल्यू 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस का 13.4 जूल सेकेंड। ये क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये क्या है, H की वैल्यू है, और C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके कुछ दो फॉर्मूले हुए। इसके अलावा अपन लोगों को यहां से फॉर्मूले कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अब देखते हैं। जैसे कि आप ये समझिएगा कि कोई इलेक्ट्रॉन बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग किसी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस इसका कॉम्बिनेशन होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन होता है। कोई इलेक्ट्रॉन इसके सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो इस ऑर्बिट की कुछ रेडियस होगी, इस ऑर्बिट की कुछ रेडियस होगी। ये कोई ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट का नंबर मैंने n किया। हो सकता है ऑर्बिट कोई और सी कोई ऑर्बिट हो, इसके अलावा कोई ऑर्बिट हो, इसके अलावा भी कोई ऑर्बिट हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा भी कोई ऑर्बिट हो सकती है। तो ये n नंबर की ऑर्बिट है, पहली भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है, लास्ट भी हो सकती है। तो जो भी ऑर्बिट होगी उसको नंबर क्या दिया, n। तो उसकी जो रेडियस होगी क्या होगी, r n। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। यहां क्या आएगा, यहां क्या है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन है, न्यूक्लियस है। तो ये क्या हो गया, Z E। Z क्या आएगा, एटॉमिक नंबर है, E क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इन दोनों का जो न्यूट्रॉन और आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कॉम्बिनेशन से हो गया यहाँ ZE। ये जो ZE है और ये इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में लगेगा एक कूलाम का फोर्स, क्योंकि दो हैं, इन दोनों के बीच में कूलाम का फोर्स लगेगा। कूलाम के फोर्स को आपको पता है, कूलाम का फोर्स क्या होता है, K मल्टीप्लाइड बाय Q1 दैट इज ZE मल्टीप्लाइड बाय Q2 दैट इज E अपॉन डिस्टेंस Rn का स्क्वायर। ये हो गया एक फोर्स। ठीक है, ये तो हो गया फोर्स। अगर मैं इसकी एनर्जी की बात करूं, इस स्टेट में एनर्जी की बात करूं, तो यहां पर रेडियस से स्क्वायर हट जाता है, KZE अपॉन Rn हो जाएगा, ये होगी एनर्जी। और मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, इस इलेक्ट्रॉन की अगर वेलोसिटी में v मानूं कि ये vn वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसकी जो काइनेटिक वेलोसिटी होगी वो होगी आपकी हाफ m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और vn स्क्वायर।
तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और ये क्या है, इन दोनों की एनर्जी है। फोर्स क्या था, स्क्वायर था, बट जो एनर्जी है स्टेबल, आपका इलेक्ट्रॉन क्या है, स्टेबल स्टेट समझिएगा, स्टेशनरी ऑर्बिट में है, तो उसकी एनर्जी क्या है, के जेड ई अपॉन आर। के क्या है, के कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, ये आपको मैं भी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि के की वैल्यू क्या है। ये दोनों आपकी इक्वल हो गई, ये दोनों आपकी इक्वल हो गई। जब ये दोनों इक्वल हो गई तो आप इस फॉर्मूले से, ये दोनों इक्वल हो गए, इन दोनों से आप वेलोसिटी वी एन निकाल सकते हैं कि v की वैल्यू क्या आएगी। इस फॉर्मूले को रीअरेंजमेंट करेंगे तो v की वैल्यू आएगी। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव हो रहा है उसकी हमें कुछ पैरामीटर को याद रखना है डायरेक्टली। ठीक है, फिर मैंने थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन दिया। ठीक है, तो अपने लिए ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अपने लिए है डायरेक्ट फॉर्मूला कि जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उस वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, जिस रेडियस में मूव कर रहा है उस रेडियस का क्या फॉर्मूला है, जिस एनर्जी के साथ मूवमेंट ले रहा है जिस ऑर्बिट में उस एनर्जी का क्या फॉर्मूला है। तो यहां 3 पैरामीटर अपने लिए इंपॉर्टेंट है, तीनों से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट इक्वेशन पे बन सकता है। ठीक है, जैसा बनेगा वो आपको मैं क्वेश्चन की फॉर्म में बता दूंगा कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो यहां पे अपने लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या, वेलोसिटी, रेडियस एंड लास्ट वन इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। जो एन ऑर्बिट है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है एन, उसमें एनर्जी क्या होगी इस इलेक्ट्रॉन की। ये 3 चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये तीनों चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इनसे सीधे फॉर्मूला अपनों को याद रखना है। फॉर्मूले कैसे आते हैं, फॉर्मूले रीअरेंजमेंट से आते हैं। रीअरेंजमेंट कैसा कि अपन लोगों ने एनर्जी के जेड ई अपॉन आर एन इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर किया तो v की वैल्यू निकाली तो v का एक फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पर कांस्टेंट क्या क्या है, m क्या है, कांस्टेंट है, मैंने आपको कल बताया था 9.1 × 10⁻13 kg। z क्या है, एक आपका नंबर है, एटॉमिक नंबर है। e क्या है, कांस्टेंट है, e क्या है, कांस्टेंट है, k क्या है, कांस्टेंट है। तो r और z की फॉर्म में एक vm का फॉर्मूला आ जाएगा, v का वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। इसके अलावा यहां से मैंने v की वैल्यू निकाली, ये भी क्या है, ये वही mvr है ना, तो v की वैल्यू यहां से निकाली, v और r में एक रिलेशन है, इन दोनों को रीअरेंज किया तो रेडियस आर एन, जिस रेडियस में मूवमेंट हो रहा है उसका एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो अपने लिए ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए क्या डायरेक्ट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसी चीज को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट ये है कि जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी, ये दोनों चीजें रफ कर देता हूं, ठीक है, या फिर मैं इनको भी लिख देता हूं, दोबारा ही लिख देता हूं, ठीक है। पहला, फर्स्ट, एम वी आर इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई, एच क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट है। सेकंड, ई अपर माइनस का ई लोअर इक्वल टू एच म्यू इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। थर्ड वन इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी किसकी, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो v है, v को अपन लोग रीअरेंज करके वहां से निकालेंगे तो जो v की वैल्यू आएगी वो आएगी 2 टाइम्स ऑफ k z e स्क्वायर ओवर r m, k z e स्क्वायर ओवर r m। k क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, z क्या है, एटॉमिक नंबर है, e क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, r क्या है, रेडियस है, m क्या है, मास है जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। यहां से भी एक निकलेगा r और v का रिलेशन, यहां से भी v एंड r का एक रिलेशन निकलेगा, बाकी सब क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, बस n क्या है, नंबर है। जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो v, वेलोसिटी का एक फॉर्मूला और बन के आता है, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बन के आता है वो आता है v इक्वल टू 2 पाई, एक मिनट, 2 पाई k z e स्क्वायर ओवर n h। क्योंकि अपन लोगों ने r को हटा दिया तो n का आएगा ना, इस वाली इक्वेशन से और इस वाली इक्वेशन के कॉम्बिनेशन से मैंने v की एक वेलोसिटी का एक फॉर्मूला और निकाला, v इक्वल टू 2 पाई k z e स्क्वायर ओवर n h।
ठीक है। अपन लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर ये फॉर्मूला भी अपने से याद नहीं हो रहा है तो अपन लोगों को क्या याद रखना है, 2 पाई कांस्टेंट है, k क्या है, कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k क्या है, कांस्टेंट है, 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी है, तो परमिटिविटी क्या है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू है, तो k क्या है, फुल कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, E चार्ज है, E का स्क्वायर कांस्टेंट, H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू हो गई, n क्या है, जिस नंबर में जिस ऑर्बिट में आपका मूव करेगा उसका नंबर हो गया n। तो हम अगर इन कांस्टेंट वैल्यू को, कौन सी कांस्टेंट वैल्यू नहीं बची, एक ये नहीं बची z, और एक क्या बचा, ये n, ये नहीं बचा, बाकी सब क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। अगर मैं इन कांस्टेंट वैल्यू को सॉल्व करूं तो जो v की वैल्यू आती है, ये आती है 2.16 इंटू 10 की पावर 6, 2.16 इंटू 10 की पावर 6, और मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, z बाई n। तो जो v है, v इक्वल टू क्या हो गया, 2.16 इंटू 10 की पावर 6 z ओवर n मीटर पर सेकेंड। अब हमें ये फॉर्मूला तैयार हो गया हमारे पास, थर्ड फॉर्मूला जो था वेलोसिटी का, वो उसकी 3 फेज हो गई तैयार, ये तीनों ही अपनों को याद रखने हैं। अगर हमें ये भी याद नहीं होता है तो हमें क्या याद रखना है कि जो वेलोसिटी है v, जो वेलोसिटी v है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 ओवर n के। कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे आपकी नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ती जाएंगी, जो ऑर्बिट जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे होगी वहां वेलोसिटी उतनी कम होगी, जो ऑर्बिट जितनी कम डिस्टेंस पे होगी न्यूक्लियस से, जो n नंबर का जो नंबर है n जितना कम होगा उतना ही आपकी क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और जितनी n ज्यादा होगी उतनी ही वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। ये बात तो अपनों को भी पता है कि अगर अपने लोग किसी को, जैसे कि यही इसी के केस में मान लीजिएगा कि कोई इलेक्ट्रॉन है, रोटेट जो हो रहा है सर्कुलर मोशन में, और किसी सेंटर के सराउंडिंग, इलेक्ट्रॉन छोड़िए, अभी आप कुछ भी मान लीजिए कोई एग्जांपल के लिए, जैसे कि आप केप्लर्स के लॉ भी देख सकते हैं, या फिर आप ऐसा सिंपल समझिएगा कोई यहाँ सेंटर है और कोई यहाँ पर एक आपका कुछ पीस ऑफ कोई बना हुआ है कोई मटेरियल, आप इसे रस्सी के सहारे से घुमा रहे हैं, ठीक है, आप इसे फिंगर में बांध के ऐसे घुमा रहे हैं, जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, जितनी नंबर ऑफ ऑर्बिट जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे होगी उतनी ही उसकी स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। जैसे ही हम उसे अपने पास ले आते हैं, ये रोटेट होते 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 अपने पास आता है, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है वो क्या है, वो कम हो जाएगी n, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। तो एक चीज हो गई इंपॉर्टेंट अपने लिए। तो फिलहाल अपने लिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज बनी, ये पैसे तो 3 फॉर्मूले बने, इनको भी हटेगा, ये फॉर्मूले बने, इनसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, इनसे क्वेश्चंस ये पूछे जाएंगे जैसे कि हीलियम एटम है, हीलियम एटम में सेकंड ऑर्बिट के लिए वेलोसिटी क्या होगी, तो हीलियम z की वैल्यू लगाई 3, n सेकंड के लिए 2 लगाया, मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, वेलोसिटी आ गई मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। ऐसे ही आपने किसी लिथियम के लिए निकाल लिया, हाइड्रोजन के लिए निकाल लिया, और जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हाइड्रोजन के बिहाफ पे पूछा जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या हो जाएगा, z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और n के रेस्पेक्ट में पूछा जाएगा। जैसे फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, आपकी वेलोसिटी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, तो वेलोसिटी अपन लोग इलेक्ट्रॉन की निकाल सकते हैं फिफ्थ ऑर्बिट n की वैल्यू क्या होगी 5, ऑर्बिट नंबर क्या हो गया 5, और z की वैल्यू क्या हो गई 1, उसका एटॉमिक नंबर, देन आपने सॉल्व किया, जो भी वैल्यू आई वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये तो होगी थर्ड थिंग क्या होगी, वेलोसिटी। एंड द फोर्थ थिंग इज द रेडियस, जिस रेडियस में वो मूव हो रहा है, कौन सी रेडियस, जिस सर्कुलर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन था आपका न्यूक्लियस के सराउंडिंग, ये जो इलेक्ट्रॉन था Ze, जो इसकी रेडियस थी Rn, इस Rn की वैल्यू क्या होगी, इस Rn की वैल्यू अपने को याद रखनी है, और ये याद नहीं रखनी, ये अपने लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसी की फॉर्म में, 0.529 मल्टीप्लाइड बाय
जेड स्क्वायर ओवर एन, सॉरी एन स्क्वायर ओवर जेड, एन स्क्वायर ओवर जेड, एन स्क्वायर ओवर जेड। ये जो वैल्यू आएगी आपकी आर्मस्ट्रॉन्ग में आएगी, आर्मस्ट्रॉन्ग में आएगी। और जो एक आपके आर्मस्ट्रॉन्ग की वैल्यू होती है 1, आर्मस्ट्रॉन्ग इक्वल टू 10 की पावर माइनस का 10 मीटर होती है। तो 0.529 एन स्क्वायर ओवर जेड किसकी वैल्यू है आपकी? आर एन की वैल्यू है। आर एन क्या है? रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट सराउंडिंग या रिवॉल्विंग अराउंड ए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है nth ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट में उसकी जो रेडियस है 0.529 इंटू एन स्क्वायर ओवर जेड रहेगी। तो ये अपने को याद रखनी है। और ये आर्मस्ट्रॉन्ग में है। आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है कि यूनिट है डिस्टेंस की, तो 10 की पावर माइनस का 10 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, ये अपने लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं अपन लोग कि अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि आप ऐसे सपोज कीजिएगा, मान लीजिए हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन एटम में फिफ्थ ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है, उसकी रेडियस क्या होगी न्यूक्लियस से? तो z की वैल्यू 1, फिफ्थ 5 का स्क्वायर 25 और 25 का 0.529 से मल्टीप्लीकेशन जो भी आएगा उसका आर्मस्ट्रॉन्ग और 10 की पावर माइनस का 10 मीटर, इतनी इसकी क्या होगी? डिस्टेंस होगी। ऐसे लिथियम का ले लीजिए, हीलियम का ले लीजिए, ऑक्सीजन का ले लीजिए, जिस भी एटम का चाहिए आपको, आप उसके लिए रेडियस निकाल सकते हैं। उसकी nth ऑर्बिट के लिए इसकी रेडियस क्या होगी, ये चीज आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा बेसिकली हाइड्रोजन के लिए ही पूछा जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन का सिंपल रहता है, क्योंकि उसमें एटॉमिक नंबर आपको सभी को याद होते हैं। बाकी के एटॉमिक नंबर आपको दिए जाते हैं, तो इतने एटॉमिक नंबर याद करने की नीड नहीं है। फिर भी कुछ बेसिक हैं, जैसे ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, लिथियम है। ठीक है, इन बेसिक एलिमेंट्स के आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। अगर ना दिए जाएं तो अपन लोग उसे निकाल सकें। वैसे दिए जाएंगे, उसकी पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, ना देने की पॉसिबिलिटीज क्या है? बहुत कम है। ठीक है, तो ये क्या आ गया? रेडियस आ गया। तो रेडियस रहा, एक चीज तो होगी आपकी रेडियस। ठीक है, तो ये फोर्थ थिंग क्या आ गया? रेडियस। अब अपने पास अगर निकाला जाए कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एन। तो एंगुलर जब भी कोई चीज निकाली जाती है जो एंगुलर होती है, सर्कुलर मोशन रेडियन पर सेकंड में, तो उसका आंसर आएगा पहली बात तो। और एंगुलर वेलोसिटी जो भी होगी, वो एंगुलर वेलोसिटी जो आपकी नॉर्मल वेलोसिटी वी आई है, उसे आपको क्या कर देना है? आर से डिवाइड कर देना है। जिस पाथ में आर में मूव हो रहा है, आर एन से डिवाइड कर देना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो v आया उसे डिवाइड किया जाएगा आर एन से, और ये क्या आएगा? रेडियन पर सेकंड में इसका आंसर है। तो अपन लोग इस फॉर्मूले पे नहीं जाते, इसका फॉर्मूला बहुत ही कम पूछा जाएगा। फिर भी एक वैल्यू के बिहाफ पे मैं कह सकता हूं कि 2.16 इंटू 10 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई जेड बाई एन डिवाइडेड बाई 0.529 इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। ठीक है, तो ये चीज हो गया। और यहां पे ये हो गया, तो इसको मैंने डिवाइड किया तो यह आ गया 2.16 इंटू 10 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय z बाई एन और डिवाइडेड बाय 0.529 मल्टीप्लाइड बाय एन स्क्वायर ओवर z। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्स आएगा 4.12 इंटू 10 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय z स्क्वायर ओवर एन क्यूब, z स्क्वायर ओवर एन क्यूब। एंगुलर वेलोसिटी क्या आएगी आपकी? इतनी आएगी रेडियन पर सेकंड। ठीक है, फिर भी मैं यही कहूंगा कि ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो लिखा हुआ वो है इंपॉर्टेंट आर एन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो रेडियस है, रेडियस जो है nth ऑर्बिट की, वो क्या होगी? वो ये होगी। एंगुलर वेलोसिटी ये होगी। अगर मैं फिर भी सिक्स्थ फॉर्मूले की तरफ मूव करूं कि सिक्स्थ फॉर्मूला क्या होगा, तो सिक्स्थ फॉर्मूला में कंसीडर कर सकता हूं एंगुलर वेलोसिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी से मैं फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो मैं इसको रफ कर देता हूं कि ये वाला रफ किया मैंने, ये दो चीजें मैंने रफ कर दी। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी आप ऐसे लिख सकते हैं कि फिफ्थ सिक्स्थ
जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू क्या होगी, ओमेगा एन अपॉन 2 पाई। तो जो भी ये वैल्यू है उसको 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी ओमेगा ये होगा 4.12 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 पाई और z स्क्वायर ओवर n क्यूब, z स्क्वायर ओवर n क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया इसकी फ्रीक्वेंसी। टाइम के लिए गए, टाइम जो टाइम लगेगा, रोटेशनल टाइम लगेगा, वो टाइम क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का रिवर्स हो जाएगा। तो टाइम क्या हो जाएगा, 7th टाइम, टाइम t क्या हो जाएगा 1 बाई f दैट इज 2 पाई ओवर 4.12 इंटू 10 की पावर 6 n क्यूब ओवर z स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका टाइम हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी होगी हर्ट्ज में, टाइम हो गया सेकंड में। ठीक है, तो फॉर्मूले 5 6 एंड 7 ये आपके लिए फॉर्मूले हो गए। ठीक है, तो अपन लोगों ने कितने फॉर्मूले किए, 5 6 और 7। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट अभी भी क्या है, आर एन है, जिसकी वैल्यू क्या है 0.529 इंटू आपका एन स्क्वायर ओवर जेड, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, इन फॉर्मूले से क्वेश्चन कैसे आएंगे, उन फॉर्मूले से क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले भी आ सकते हैं, कौन किसके प्रोपोर्शनल है, कौन किसके एंटी प्रोपोर्शनल है, ये बात भी पूछ सकते हैं। और ये चीज पूछ सकते हैं क्योंकि सिंपल वैल्यू दे दी और उस सिंपल वैल्यू को सॉल्व किया जाएगा तो जो भी आएगा उसका आंसर हो सकता है। जैसे कि आरएन में आपको मैंने बताया, हीलियम के लिए पूछ लिया, 5th ऑर्बिट के लिए पूछ लिया, 6th ऑर्बिट के लिए पूछ लिया, 3rd ऑर्बिट के लिए पूछ लिया कि रेडियस क्या होगी, तो अपना रेडियस बतानी है। ठीक है, इस चीज को नहीं पूछेंगे। वेलोसिटी पूछ सकते हैं, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था वो वाला रूट टाइम्स ऑफ जेड ई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एम, तो वहां कुछ वैल्यू दे दी जाएंगी और कुछ ऐसा हो सकता है कि z की वैल्यू ही ना दी जाए, तो z के टर्म्स में भी आंसर आ सकते हैं। तो ऑप्शंस क्या होगा, वो z के टर्म में होगा। जैसे कह दिया कि किसी एटम के 3rd ऑर्बिट में रेडियस क्या होगी, तो वेलोसिटी क्या होगी, तो v का फॉर्मूला वहां पे z की फॉर्म में ऑप्शन दिए, तो z की वैल्यू नहीं दी है, n की वैल्यू दी है, तो वो आपने फिल किया, आंसर आएगा, तो z की फॉर्म में आंसर आएगा। जैसे कि 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू जेड बाई एन था, तो n की वैल्यू दे रखी है बट z की वैल्यू नहीं दी है, तो इसका मतलब ऑप्शन भी जो होगा वो z की टर्म्स में ही होगा। जहां एटम का नाम दिया जाएगा तो z की वैल्यू लगा देंगे, तो उसे हम सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, ये थे कुछ फॉर्मूले। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट एंड लास्ट एंड इंपॉर्टेंट 5 6 7 एंड 8, जो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग रोटेट हो रहा है, इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग रोटेट हो रहा है, इसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी क्या होगी, मतलब nth ऑर्बिट में इसकी एनर्जी क्या होगी। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका एक छोटा सा स्मॉल सा डेरिवेशन है, बट अपन लोगों के लिए डेरिवेशन की नीड नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी उस फॉर्मूले से भी आ सकते हैं। तो जो वो n की e की वैल्यू है, वो e की वैल्यू है माइनस का 13.56 मल्टीप्लाइड बाय z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, माइनस का 13.56 मल्टीप्लाइड बाय z स्क्वायर ओवर n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो भी एनर्जी है वो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में शो करनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में शो करनी है, और वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एक जूल की ही यूनिट है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में क्या रिलेशन है। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपने एडीसी सब्जेक्ट पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए बता देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स में जब भी हम एनर्जी की बात करेंगे तो जूल में नहीं की जाती है, एनर्जी किस में की जाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट की जाती है। इट मींस इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ जूल, या जूल की ही प्रैक्टिकल यूनिट है, या फिर कहें एनर्जी की ही एक प्रैक्टिकल यूनिट है। जूल की प्रैक्टिकल यूनिट है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। एनर्जी की प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी, and it is equal to the energy gained by an battery terminal,
in moving of an electron with a potential difference of 1 volt, that is q के मूवमेंट के लिए with respect to 1 पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के रिस्पेक्ट में q जितनी एनर्जी एक बैटरी से ले लेता है उसी को ही हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। आपको इसे डेफिनेशन पे नहीं जाना, इसकी स्टेटमेंट पे नहीं है ना, इतना याद रखना है कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट के जो पोटेंशियल डिफरेंस पे जो चार्ज Q मूव होने के लिए बैटरी से सप्लाई ले लेता उसी को ही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ये हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम और ये मल्टीप्लाइड बाय 1 वोल्ट। कूलम और वोल्ट होता है जूल, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल का रिलेशन क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 जूल। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, चार्ज जो है अपने मूवमेंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट के रेस्पेक्ट में जितनी एनर्जी को गेन कर लेता है उसको ही हम क्या कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई हो तो ठीक, नहीं समझ में आई हो तो अपने को याद रखना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम होता है। ठीक है, तो जो एनर्जी है nth ऑर्बिट की, जो एनर्जी है nth ऑर्बिट की 13.56 मल्टीप्लाइड बाय z स्क्वायर ओवर n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप ये देखिएगा, अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं कि z की वैल्यू हो गई 1, z की हो गई वैल्यू 1, तो 1 स्क्वायर ओवर n स्क्वायर। अब मैं जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट n की वैल्यू जैसे कि कोई आपको न्यूक्लियस है, यहां से n की वैल्यू 1, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, ऐसे मैं बढ़ाते जाऊंगा। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नीचे स्क्वायर का टर्म आएगा और वैसे वैसे ये वैल्यू क्या है मैथमेटिकली कम होती जाएगी, बट नेगेटिव साइन होने की वजह से क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि सपोज कीजिए जैसे कि मैंने माना कि मैंने n की वैल्यू क्या रखी 1, फॉर सिंपलिसिटी मैंने माना लेट z इक्वल टू 1 है और n इक्वल टू भी क्या है 1 है, तो वहां पे en की वैल्यू क्या आ गई, en की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 13.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सपोज लेट z इक्वल टू 1 है बट n इक्वल टू क्या है 2 है, तो 1 का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4 से इसे डिवाइड करोगे तो जो en की वैल्यू क्या आ जाएगी, en की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 3.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ऐसी मैंने 3 रखा, n की वैल्यू क्या रखी 3, तो en की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही मैंने करता चला गया, मैंने n की वैल्यू क्या रख दी, z की वैल्यू तो मैंने 1 ही रखी, n की वैल्यू मैंने क्या रख दी, z की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1, n की वैल्यू मैंने इंफिनिटी रख दी। जैसे इंफिनिटी रखा तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, en की वैल्यू क्या हो गई 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरा कहने का मतलब ये है जब भी मैं एनर्जी का ये डायग्राम बनाऊंगा सबसे कम क्या है माइनस का 13.6 माइनस का 13.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन उसके बाद माइनस का 3.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन उसके बाद माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और देन ऐसे करते करते आपकी क्या हो जाएगी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या था E1 था, ये E2 था, E3 था, ऐसे करते करते क्या हो गया ये E इंफिनिटी। कहने का मतलब ये है जब ये E1, इन दोनों का गैप क्या है, इन दोनों का गैप आप कुछ कैलकुलेट करेंगे कुछ गैप आएगा, वो गैप इस गैप से तो ज्यादा ही होगा, मैथमेटिकली वैल्यू देखी जाएगी तो ये गैप ज्यादा होगा ये गैप कम होगा। ऐसे ही जैसे आप आगे की साइड बढ़ते जाएंगे गैप क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो गैप तो कम हो जाता है, कहने का मतलब ये है कि ऑर्बिट में जो इनर ऑर्बिट होती है उसका गैप क्या होता है सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद जो ऑर्बिट बनती है उनका गैप क्या होता है कम होता चला जाता है, उनका गैप क्या है कम होता चला जाता है। और ये जो एनर्जी है वो सबसे जो फर्स्ट ऑर्बिट है
वहां एनर्जी सबसे कम होती है क्योंकि माइनस का 13.56 है, और जो लास्ट ऑर्बिट है उसकी एनर्जी क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का 13.56 से ज्यादा है। तो कहने का मतलब इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि जो एनर्जी का रिलेशन है E1 इज स्मॉल देन E2 स्मॉल देन E3 एंड सो ऑन E इंफिनिटी। कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट में होगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट में होगा, जो सबसे पहली ऑर्बिट में बाउंड होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। क्यों कम क्यों होगी, क्योंकि उसके जो बाउंड का फोर्स है, जो कूलॉम फोर्स है, वो बहुत ज्यादा है। जब अट्रैक्शन ज्यादा है, क्लोजली बाउंड है, तो उसकी मूवमेंट की जो कैपेसिटी, जो एनर्जी है, उसमें क्या होगी, कम होगी। जो इलेक्ट्रॉन आउटर क्लास में है, जो सबसे बाहरी कोश में है, बाहरी क्लास में है इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा किसकी होगी, जो आउटर क्लास में है। क्यों, क्योंकि वो लूजली बाउंड है, वो टाइटली बाउंड नहीं है। किससे, न्यूक्लियस का अटैचमेंट उससे क्या है, कम है, इसलिए उसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। आप इस चीज को एक ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि कोई लड़का है, वो फैमिली के टच में रहता है, ठीक है, तो दिन भर अपनी फैमिली में रहता है। आप इस एग्जांपल को समझिएगा, दिन भर अपनी फैमिली में रहता है, तो उससे उसके दोस्तों ने कहा कि चलो भैया आप फुटबॉल खेलते हैं, बट उसे क्या है, वही डर कि पापा कुछ कहेंगे, मम्मी कुछ कहेंगी, तो जिसकी वजह से वो नहीं जा पाता। तो वो आपने देखा होगा थोड़ा सा डल टाइप का होता है, मतलब उसकी एनर्जी थोड़ी कम होती है, ठीक है, एनर्जी थोड़ी सी कम होती। क्यों, क्योंकि वो फैमिली के बाउंडेशन में है, उनसे ज्यादा अटैच है, उनके बाउंडेशन में ज्यादा, उनका फोर्स ज्यादा है फैमिली का उस बॉय के ऊपर। अब कोई लड़का ऐसा है जो आउटर क्लास में, आउटर क्लास का मतलब क्या है, उसका फैमिली से अटैचमेंट बहुत कम है। मतलब यह है कि उसके अगर मम्मी पापा ने कहा कि चलो बेटा घर में बैठो, बाहर खेलने नहीं जाओगे, उसे मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि उसमें एनर्जी क्या है, ज्यादा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत कम है। उससे कोई उसका दोस्त कहेगा चलो फुटबॉल खेलते हैं, तो वो तो तुरंत रेडी है कि चलो भाई फुटबॉल खेलते हैं, तो वो फुटबॉल खेलने चला जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तब एनर्जी कम होगी, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तब एनर्जी ज्यादा होगी। और ये रियल लाइफ का एग्जांपल है, आपको भी पता है कि जब अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जब अट्रैक्शन कम होता है तो एनर्जी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। तो कहने का मतलब ये, जो आउटर क्लास में इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या रहेगी, हमेशा ज्यादा रहेगी, इनर वाले की एनर्जी कम रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हमें कोई केमिकल रिएक्शन करानी है तो कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, क्या वो इनर ऑर्बिट का करेगा या आउटर ऑर्बिट का करेगा। अरे भाई आउटर ऑर्बिट का करेगा। जैसे कि किसी मोहल्ले में कोई आपका जागरण होना है या कुछ होना है, चंदा लेना है, तो चंदा लेने के लिए कौन जाएंगे, जो घर में रहते हैं फैमिली के अटैचमेंट में वो जाएंगे, या जिनका अटैचमेंट कम है वो जाएंगे। वो लोग जाएंगे जिनकी एनर्जी ज्यादा है और उनका अटैचमेंट क्या है, कम है, क्योंकि वो पार्टिसिपेट करते हैं ऐसे किसी फंक्शन में, वो क्या है, पार्टिसिपेट करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है, और ये कंक्लूजन आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सब्जेक्ट बनता है, पूरा एक कंप्लीट सब्जेक्ट है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो आउटर क्लास का इलेक्ट्रॉन है, ये आपका केमिकल रिएक्शन में, या आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। आउटर क्लास का इलेक्ट्रॉन, इनर क्लास का इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। आउटर क्लास के इलेक्ट्रॉन को अगर आपको रिलीज कराना है, एटम के न्यूक्लियस से हटाना है इसका अट्रैक्शन फोर्स, तो इसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, जो फोर्स, जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स को आपको ब्रेक करना है, स्मॉल अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जबकि आपको इसे निकालने के लिए हाई अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आज की क्लास में आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे। फॉर्मूले में आपको दोबारा रिकॉल करा देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 मोमेंटम जो होता है h अपॉन 2 के मल्टीपल में होता है। फिर जो एनर्जी होती है, एनर्जी अपर लेवल टू लोअर लेवल, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जब भी आएंगे तो एनर्जी क्या, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, फोटोन की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी, वो कितनी होगी, h।
म्यू होगी ई अपर माइनस ई लोअर इक्वल टू क्या होगा एच म्यू होगा। देन थर्ड अपनों ने वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था, वेलोसिटी 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय z/n मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी के दो फॉर्मूले भी थे, एक रूट वाला था एक सिंपल था, आप उस फॉर्मूले को देख लीजिए। इसके बाद मैंने वेलोसिटी के बाद रेडियस के बारे में बताया था कि जो nth ऑर्बिट की रेडियस होगी वो रेडियस कितनी होगी 0.529 इंटू में z²/n। ठीक है, जो रेडियस है वो रेडियस भी आपके लिए क्या है कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 0.529 n²/z 0.529 n²/z वो आपकी क्या है रेडियस है, वो आर्मस्ट्रांग में आती है, बट इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर माइनस का 10 मीटर रिलेशन होता है आर्मस्ट्रांग का। देन आपको मैंने ये तो था रेडियस के बारे में, फिर मैंने एनर्जी के बारे में बताया था। उससे पहले मैंने एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एन के बारे में बताया था, जो कि आई थी आपकी 4.12 इंटू 10 की पावर 6 और z और n का रिलेशन था z²/n³। ऐसी आपका फ्रीक्वेंसी उसकी रिवर्स हो गई थी, टाइम फ्रीक्वेंसी में 2.5 से डिवाइड हो गया था, टाइम उसका रिवर्स हो गया था। देन इंपॉर्टेंट आया था एनर्जी क्या होती है माइनस का 13.56 इंटू में z²/n²। तो यहाँ पे मैंने z की वैल्यू 1 रखी, n की वैल्यू 1 रखी, एनर्जी ये आई 2 रखा, ये आया 3, ये आया। तो मैंने एक रिलेशन बनाया कि ये जो है एनर्जी ऊपर की साइड बढ़ती हुई जा रही है, एनर्जी ऊपर की साइड बढ़ती हुई जा रही है। तो ये एनर्जी का जो गैप है, ये गैप क्या होता है कम होता हुआ जाता है, एनर्जी ऊपर की साइड बढ़ती हुई जाती है। कहने का मतलब ये था कि जो आउटर क्लास में इलेक्ट्रॉन होगा, जो बाहरी क्लास में इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी सबसे ज्यादा होगी, और जो इनर क्लास में इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी कम होगी। जो बाहरी क्लास में इलेक्ट्रॉन होगा, जो आउटर क्लास में इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्या है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और इनर वाला पार्टिसिपेट नहीं करता। एक इंपॉर्टेंट चीज हो, जो आउटर क्लास में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को ही हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर क्लास में होते हैं, वैलेंसी कहलाती है, उसकी एटम की वैलेंसी क्या है। तो ये चीजें बाद में कभी डिस्कस की जाएंगी। तो ये आज की क्लास में ये था इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जितने भी थे फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा जाता है, मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया था कि z की वैल्यू दी गई, n की वैल्यू दी गई, ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, टाइम निकालना है, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे अपन लोग क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियो बनाएं, तो क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाइएगा, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 100% मिल जाएंगे। और इन्हीं फॉर्मूले से मिलते हैं, तो इन्हीं फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस करिएगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। ठीक है, आने वाली क्लास में मैं आपको और कुछ पढ़ाता हूँ इसी से रिलेटेड, या फिर इसी सब्जेक्ट को इसी वो भी और ले जाएंगे, इसी टॉपिक को थोड़ा डीप में ले जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़िएगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, अपने दोस्तों को बताइएगा ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।